देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक रात में अपने किराए के कमरे में सोया हुआ था कि तभी आधी रात में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। एकदम से मेरी आंख खुली और मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया। कमरे में लाइट ना होने की वजह से घना अंधेरा था कि तभी एकदम से मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं सहम सा गया क्योंकि उस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे थे कि तभी एकदम से एक औरत की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो बेटा, मैं हूँ। मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि मेरी ही माँ की थी, जिसे सुनकर मैं डर से कांप उठा क्योंकि 1 महीने पहले ही मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर चुका था। तो आखिर वो औरत कौन थी जो मुझे आधी रात को कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी? ये जानने के लिए इस कहानी के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव में निवास करता हूं। मैं आज आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आज के ज़माने में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैं लगभग 26 साल का था तो मेरे परिवार में उस वक्त हम 3 जन थे। मेरी माँ और मेरी एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी हमारे साथ रहती थी क्योंकि मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी थी और घर में पैसों की भी तंगी होने की वजह से मैं इधर उधर गांव में ही मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि मेरी माँ के इलाज के लिए अब काफ़ी पैसों की मुझे ज़रूरत थी और ढंग का काम मुझे कहीं नहीं मिल रहा था कि तभी एक दिन मुझे अपने गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मुझे मजदूरी का काम मिल गया और लगभग 1 हफ्ते का वो काम था। इस वजह से मैं काफ़ी खुश हुआ। एक रोज़ मैं अपने साइकिल से अपने काम पर गया हुआ था और अपने काम से लौटते वक्त मैं मार्केटिंग करने लगा और इस वजह से थोड़ी रात भी हो गई। मैं अपने साइकिल से अपने घर की ओर ही लौट रहा था और दिन ढलने की वजह से चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था और मैं जिस रास्ते से घर लौट रहा था उसी रास्ते के किनारे एक कब्रिस्तान पड़ता है। मेरे गांव के कुछ लोगों का मानना है कि उस कब्रिस्तान में एक औरत की आत्मा वास करती है जो कि उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती है। अब एकदम से यही सारी बातें मेरे जहन में घूमने लगी क्योंकि मैं उसी रास्ते से होकर जो जा रहा था। मैं जितना उस कब्रिस्तान के करीब पहुंच रहा था तो मेरे दिल की धड़कनें उतनी ही तेज होने लगी थी। काम और मार्केट के चलते मैं ये भी भूल गया था कि रास्ते में एक कब्रिस्तान भी है। मैं अपनी साइकिल को पूरी रफ्तार से भगाने लगा और जैसे मैं उस कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो एकदम से मेरी साइकिल की चैन उतर गई। मैंने अपने कीपैड मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और अपने साइकिल की चैन चढ़ाने लगा कि तभी एक आवाज़ मेरे कानों से आ टकराई, क्या हुआ बेटा? जिसे सुनकर मैं सन्न रह गया और जैसे मैं पीछे मुड़ा तो एक बूढ़ी औरत अपने लाठी के सहारे मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। तभी मैंने उस औरत से कहा, कुछ नहीं, बस साइकिल की चैन उतर गई है। मेरी बात पर उस बूढ़ी औरत ने मुझसे जो कहा उसे सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं अपनी साइकिल की चैन चढ़ाते हुए उस बूढ़ी औरत से थोड़ी डरी आवाज़ में पूछने लगा, कैसी मुसीबत, क्या होने वाला है और आप हैं कौन? एक साथ मैंने घबराहट में उस बूढ़ी औरत से कई सवाल कर लिए, लेकिन सामने से मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अब वहाँ पर नहीं थी। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि ना ही मुझे उस औरत के आने का अंदाज़ा हुआ और ना ही उसके जाने का। दोस्तों, मैं सोच में पड़ गया कि ये औरत मेरे बारे में बिना कुछ जाने ये कैसे कह सकती है कि मुझ पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं इसी बारे में सोच विचार करते हुए अपने घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी माँ की हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। गरीबी के उस दौर से हम गुजर रहे थे कि अपनी माँ के इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बड़ी ही मुश्किल से अपनी माँ को एक सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जा ही रहा था, उन्होंने अपनी देह त्याग दी। ये मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना थी जिसके बाद से मैं एकदम से टूट सा गया। ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था और मैं अपनी माँ को घर पर ले आया और अगले ही दिन बड़े ही मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए मैं अपने कुछ गांव वालों के साथ मैं अपनी माँ की अर्थी शमशान घाट लेकर जा पहुँचा।
और विधि पूर्वक मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया और अपने घर लौट आया। अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं उस दिन शाम के वक्त अकेले बैठा हुआ रोए जा रहा था कि तभी एकदम से मुझे उस औरत की बात याद आ गई कि उसने मुझसे कहा था कि मुझ पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। और इधर मेरी माँ का देहांत हो गया। मैंने अपनी साइकिल उठाई और उसी जगह की तरफ निकल पड़ा जहाँ पर मुझे वो औरत दिखी थी। और कुछ ही देर में मैं उस जगह पर पहुँच गया और गुस्से में मैं उस औरत को पागलों के जैसे बड़े ही ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा। लेकिन दोस्तों, मेरे लाख पुकारने पर भी मुझे सामने से कोई जवाब नहीं आया। मैं हताश होकर अपनी माँ को याद किए वहीं पर बैठकर रोए जा रहा था कि तभी एकदम से मुझे एक बुजुर्ग आदमी मेरे ओर आते हुए दिखाई दिए। और जैसे वो मेरे करीब आए तो मैं उस बुजुर्ग आदमी से पूछने लगा, बाबा यहाँ कोई औरत रहती है क्या? एक औरत ने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझ पर एक बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। मेरी बात का जवाब देते हुए उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, नहीं तो बेटा, यहाँ कोई औरत नहीं रहती। भला कब्रिस्तान में कौन औरत रहेगी? बताओ ज़रा, अपने घर लौट जाओ, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं उस आदमी की बात सुनकर हताश होकर अपने घर लौट आया और देखते ही देखते कुछ दिन यूं ही गुजर गए। अब मेरी बड़ी बहन भी अपने ससुराल लौट गई और अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मैं अपने घर में बड़ी ही दुखी मन से अकेले ही रहने लगा। मेरी हालत देखकर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि मुझे अब कोई काम धंधा करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। मुझे अपने दोस्तों की बात ठीक लगी और मैंने ये निश्चय किया कि मैं अब शहर जाकर कोई ढंग का काम सीखूंगा और कुछ पैसे कमाऊंगा, क्योंकि मेरी बड़ी बहन को छोड़कर इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं था। लेकिन अब मेरी बड़ी बहन भी अपने ससुराल जाकर रहने लगी थी। इस वजह से मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। फिर एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त विशाल नासिक में वेंडिंग मशीन का काम करता है, जो इस दौरान मेरे गांव आया हुआ था। मैं फौरन ही काम के सिलसिले में बात करने विशाल के घर जा पहुंचा और मैंने अब तक की आप बीती विशाल से बताई। मेरी बात सुनकर विशाल मुझसे कहने लगा, तुम बहुत ही सही वक्त पर मेरे पास आए हो। कुछ लड़कों की कमी थी, इस वजह से मैं गांव के कुछ लोगों को अपने साथ ले जाने आया था। तुम चलो मेरे साथ, शुरू में कुछ महीने के बाद तुम एक अच्छे कारगर हो जाओगे। अब मैंने भी विशाल के साथ जाने का पूरा मन बना लिया था और कुछ ही दिन बाद हम अपने गांव से नासिक के लिए रवाना हो गए और लगभग 3 दिनों की ट्रेन के सफ़र के बाद हम नासिक पहुंचे। जैसा कि गांव में विशाल ने मुझे बताया था, वाकई में मेरे जाते उसके कंपनी में वेंडिंग के काम की मेरी जॉब लग गई और फिर कुछ ही दिनों में ही मैं अपने काम पे जाने लगा। सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक हम दोनों ओवर टाइम साथ में मिलकर करने लगे। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे मैं अब कुछ हद तक उस सदमे से उभरने भी लगा था। हम दोनों कंपनी द्वारा दिए हुए रूम में रहते थे, जिसमें हम दोनों के साथ साथ एक ही कमरे में कुछ अन्य लोग भी रहते थे, जिस वजह से हमने अपना एक किराए का कमरा लेने का सोचा। लेकिन नासिक में उचित मूल्य पर कोई अच्छा कमरा मिलना काफ़ी मुश्किल था। इस वजह से हम नासिक के लोकल एरिया में एक किराए के रूम की तलाश में निकल गए, जो कि हमारी कंपनी से कुछ ही किलोमीटर के दायरे में था। काफ़ी खोजबीन करने के बाद हमें एक कमरा मिल ही गया, लेकिन जैसे उस मकान मालिक ने हमें वो कमरा दिखाया तो हम बड़े ही असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उस कमरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कई वर्षों से उस कमरे को खोला ही नहीं गया हो। इन सब ख्यालों को दरकिनार कर हमने उस कमरे को किराए पर ले लिया, क्योंकि उस कमरे से हमारी कंपनी लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। हमने अपना सारा सामान उस कमरे में शिफ्ट किया और हम दोनों अब उसी कमरे में रहने लगे। और देखते ही देखते हमें उस कमरे में रुके 1 सप्ताह गुजर गया। फिर एक रात जब मैं उसी कमरे में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है, जिसके कारण मेरी एकदम से आंख खुल गई। मैं अपनी आंखें मीचता हुआ अपने बिस्तर पर बैठकर चारों तरफ नज़र घुमा रहा था, लेकिन अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी एकदम से मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उस दौरान मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था, क्योंकि मेरा दोस्त विशाल आज कंपनी में किसी कारण के चलते रुका हुआ था। मैं दरवाजे के पास धीमी कदमों से आगे बढ़ा, ये देखने के लिए कि इतनी रात गए आखिर है कौन जो मेरे कमरे पर दस्तक दे रहा है, कि तभी मुझे सामने से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो बेटा, मैं हूँ। उस आवाज़ को सुनकर मैं डर से कांप उठा, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी माँ की थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही मैंने अपने हाथों से अपनी माँ की चिता को अग्नि दी थी। फिर मैंने जिज्ञासावश
जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही मेरी नज़र सामने की ओर पड़ी तो खौफनाक मंजर देखकर मेरा तो पूरा शरीर डर से कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि वही औरत जो मुझे कब्रिस्तान के पास दिखी थी, जिसने मुझे बताया था कि मुझ पर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है, वो एक अजीब सी मुस्कान भरते हुए मेरी ओर देख रही थी। और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अब अंधेरा छा गया। अपनी आंखें बंद होने से पहले मैंने ये देखा कि वो औरत एक धुएं में बदल गई और मेरे शरीर से आकर टकराई। और अगली सुबह जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और विशाल मुझ पर पानी की छींटें मार रहा था। फिर मैं पिछली रात की घटना विशाल को बताने लगा, लेकिन मेरी बात पर विशाल को यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने विशाल को समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन विशाल को मेरी बात का जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं गुस्से में अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि एकदम से बेजान होकर मैं जमीन पर जा गिरा। मानो ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे शरीर से किसी ने जान निकाल ली हो। मैं अपने शरीर को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था। तभी विशाल ने मुझे डॉक्टर के पास चलने को कहा। मैंने विशाल की बात का जवाब देते हुए कहा, देख यार, मेरी तबीयत डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। मैं समझ गया हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। विशाल ने मेरी बात को अनसुना कर मुझे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि डॉक्टर ने मुझे जांच करते ही कहा, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ इसे। फिर हम ताकत की कुछ दवाइयाँ लेकर अपने रूम पर लौट आए। विशाल ने मुझे कुछ दिन आराम करने को कहा और इतना कहकर वो ड्यूटी चला गया। और फिर जैसे विशाल मुझे कमरे में अकेला छोड़कर ड्यूटी पर गया तो मुझे एकदम से अपने आसपास उसी औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी और मैं असहाय होकर अपने बिस्तर पर लेटा था। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने शरीर की सारी शक्तियाँ खोता जा रहा हूँ। रात के तकरीबन 9 बजे विशाल रूम पर लौटा तो मैंने विशाल से एक बार फिर से सारी बात बताई, लेकिन इस बार भी विशाल को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं बिना कुछ खाए अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और विशाल अब सो चुका था। और इस दौरान रात के ठीक कब 12 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। रात के ठीक 12 बजते ही एकदम से कुत्तों की रोने की आवाज़ें आने लगी, जो कि मेरे कमरे के बाहर ही खड़े होकर रोए जा रहा था। लेकिन अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कमरे में लगे पंखे को घूरे जा रहा था कि तभी एकदम से वही औरत पंखे से होकर सीधा मेरी छाती पर आकर बैठ गई और मेरा गला दबाने लगी। मैं अपनी पूरी जान लगाकर उस औरत को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ना जाने क्यों मैं अपना शरीर हिला तक नहीं पा रहा था और ना ही मेरी आवाज़ निकल रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तभी एकदम से विशाल ने मुझे झकझोरते हुए कहा, अरविंद अरविंद, तो ठीक तो है ना। विशाल की आवाज़ सुनकर मुझे वो चुड़ैल छोड़कर ना जाने कहाँ पर अदृश्य हो गई और मेरी जान में जान आई। मैंने विशाल से कहा, अभी उस चुड़ैल ने मेरा गला दबाया हुआ था। तभी विशाल ने मुझे बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने एक बड़ा ही अजीब सा सपना देखा और मेरी आंख खुली कि तभी मैंने देखा कि तू मोटी मोटी सांस ले रहा है, जिसे सुनकर मैंने तुझे आवाज़ लगाई। मैंने विशाल से कहा कि मुझे किसी तांत्रिक के किसी बाबा के पास लेकर चल, वरना वो चुड़ैल मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं एकदम से घबरा गया और फिर अगली सुबह ही विशाल मुझे जाने माने एक सिद्ध बाबा के पास लेकर गया। उस बाबा के करीब पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मैंने अब तक सारी घटनाओं के बारे में उन बाबा को बताया। मेरी बात पर वो सिद्ध बाबा कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए और कुछ ही देर में उन बाबा ने मुझसे थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, तुमने उसे खुद ही बुलाया है। तुम्हारे गाँव के उस कब्रिस्तान के पास एक औरत की कुछ बदमाशों ने उसका सामान लूटकर उसे खंजर घोंपकर उसी कब्रिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया था। तब से आज तक उस औरत की आत्मा उसी कब्रिस्तान में भटकती रहती है और कुछ लोगों को समय समय पर और कुछ लोगों को समय से पहले ही उनके भविष्य में आने वाले कुछ संकटों का बोध समय से पूर्व ही करा देती है। लेकिन क्रोध में तुमने जो उस औरत की आत्मा को अपशब्द कहे हैं, ये उसी का परिणाम है और अब तुम भुगत रहे हो। दोस्तों, मैंने उस सिद्ध बाबा से कहा, इसका कोई तो हल होगा बाबा। मेरी बात पर मुझे वो बाबा मेरा हाथ पकड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे ले गए, जिसके नीचे हनुमान जी की एक मूर्ति विराजमान थी। हनुमान जी के उस मंदिर से सिंदूर को मेरे माथे पर लगाते हुए कहा, मन ही मन तो उस औरत का ध्यान कर और उस औरत की आत्मा से क्षमा मांग। उस औरत की आत्मा बुरी नहीं है, बल्कि वो तुम्हें सचेत करना चाहती थी। मैंने ठीक वैसा ही किया कि तभी उन बाबा ने मेरे गले में एक हनुमान जी का लॉकेट पहनाते हुए कहा, हर मंगलवार के दिन तो उपवास करना, सब ठीक हो जाएगा। और जैसा कि मुझे उन बाबा ने कहा, मैंने ठीक वैसा ही किया और देखते ही देखते कुछ महीनों में पहले की तरह सब कुछ सामान्य हो गया।
दोस्तों, उस घटना को बीते आज से लगभग 5 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी मेरे गांव वालों का मानना है कि उस कब्रिस्तान के पास उस औरत की आत्मा आज भी भटक रही है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।